जय हिंद। आपका क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में दिल्ली, लखनऊ, आरा, कानपुर और झांसी के क्या क्या महत्व रहा था, और इसके दो पंक्तियां में मतलब क्या है, दो पंक्तियों में संक्षिप्त में इसका विवरण देना है। तो आपको हम बता दो प्यारे बंधुओं, आपको बता दूं कि 1857 क्रांति जो है, 1857 विद्रोह जो है, विद्रोह क्रांति जो है, 1857 विद्रोह की क्रांति जो है, आपको प्यारे बंधु आपको दिखेगा एक विफल क्रांति रहा है। एक विफल मतलब कहा जाए कि विफल यानी असफल मतलब कहा जाए असफल, विफल यानी असफल कहा जाए कि यह एक फेल्योर क्रांति रहा था, यानी फेल क्रांति। मतलब इसमें जो है जो लोग सोचा था, जो सिद्धांत था वह ना हो करके इसमें जो है मतलब ये क्रांति फेल कर गया था। क्यों कर गया था? सभी हार गया था, हारा हुआ क्रांति था। क्या कहा जाए? तो हारा हुआ क्रांति था। लेकिन कई प्रकार के इसमें जो है संघर्ष किया गया था। क्या किया गया था? तो कई प्रकार के संघर्ष किया गया था। कई प्रकार के क्या किया गया था प्यारे बंधु? तो कई प्रकार के संघर्ष हुआ था। अब क्या संघर्ष हुआ था तो हम बता देते प्यारे बंधु। यह क्रांति को विफल होने के कारण था कि इसका पूर्व निर्धारण तिथि था। पूर्व क्या कहा जाए कि निर्धारण तिथि था, पूर्व निर्धारण तिथि था प्यारे बंधु इसका 21 मई जो था, 21 मई आपको याद रखिएगा, 21 मई जो है पूर्व निर्धारण तिथि था। लेकिन यह 21 मई से पहले पूर्व में ही इसका निर्धारण किया गया था कि 21 मई को एक ही साथ पूरे भारत में दिल्ली, लखनऊ, आरा, कानपुर, झांसी एक ही साथ पूरे जगह पर क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। विद्रोह मतलब आंदोलन करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि ब्रिटिश सरकार बौखला जाएगा, उसका दिमाग का दही हो जाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन क्या कहा जाए, क्रांति की आग इतना लोगों में उबल रहा था, कि वह लोग जो है 29 मार्च को ही क्रांति कर दिया। 29 मार्च को क्रांति कर दिया। अब क्या हुआ कि 29 मार्च को जो क्रांति हुआ कि एक साथ नहीं हुआ, कभी दिल्ली में हुआ, कभी लखनऊ हुआ, कभी आरा में हुआ, कभी इसी प्रकार से जो है मतलब क्या कहा जाए अलग अलग स्थानों पर हुआ। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से पोल खुल गया। अब पोल खुल गया तो पकड़ के क्या किया ब्रिटिश लोग, मारा एकदम से, ऐसा मारा कि पूरा चटनी पुदीना दही सब बाहर निकाल दिया इसको। और ये क्या हो गया कि सब उसका जो क्रांति था ना, क्रांति तो वो क्या हो गया, उसका बाहर हो गया, ठीक है नहीं। इसलिए इसको विफल क्रांति कहा जाता है। क्यों कि देखिए वो जो ब्रिटिश था वो एक क्या कहा जाए, उसको एक मजबूत टीम था, और उसको हराने के लिए एक साथ सबको मिलकर यदि वार करते उस पर, ठीक है ना, तो फिर ब्रिटिश सरकार कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन क्या है कि उसका जो पूर्व में तिथि जो निर्धारण किया गया था 21 मई को, तो 21 मई को नहीं कर करके वह 29 मार्च को ही क्या किया, मतलब इस प्रकार के विद्रोह को छेड़ दिया। और यह भनक चल गया ब्रिटिश को, और ब्रिटिश ने क्या किया, धो को पीटा। इसलिए इसको विफल क्रांति भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी संघर्ष बहुत जोर शोर से रहा था। क्या जोर शोर से संघर्ष रहा तो वो ये इस प्रकार से है। पहला बात कह रहा है कि दिल्ली की बताइए कि दिल्ली क्या भूमिका निभाया था 1857 के विद्रोह क्रांति में। करेक्ट। दिल्ली जो है आपको बताना है, दिल्ली के बारे में बताना है कि दिल्ली जो है यमुना तट पर स्थित है। दिल्ली जो है किस तट पर? तो दिल्ली जो है प्यारे बंधु आपको यह बताना है कि दिल्ली यमुना तट मतलब यमुना किनारे बसा हुआ है। जो सबसे गंदगी नदियाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कम्पिटिटिव में कि सबसे गंदगी नदियाँ कौन सा? तो सबसे गंदगी नदियाँ यमुना है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको याद रखेगा कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। आपको याद रखिएगा यह जो है एक ऐतिहासिक नगर है। 1857 क्रांति के अनुसार क्या है कि यह एक ऐतिहासिक नगर है, कह रहा है जो 1857 के केंद्र का एक बना था, जो 1857 के विद्रोह का एक केंद्र बना था। 1857 का जो विद्रोह रहा था तो एक केंद्र दिल्ली में भी बनाया गया था, एक साथ वार करने के लिए एक केंद्र क्या बनाया गया था, दिल्ली में भी बनाया गया था। जो
जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को विद्रोह का अपना नेता बनाया था। और दिल्ली में जो एक केंद्र बनाया कि यहाँ पर एक केंद्र रहेगा और एक ही साथ जो हम लोग 21 मई को हम लोग एक ही साथ क्या करेंगे, भूमि आंदोलन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, और जो दिल्ली में जो केंद्र बनाया था, वह केंद्र का जो नेता बनाया था मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को बनाया था, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को बनाया था, ठीक है ना। अब दिल्ली के कुछ 3-4 को उदाहरण दे दिएगा, जैसे कुतुब मीनार दे दीजिएगा, लाल किला दे दिएगा, सब दिल्ली में है। तो इसके बारे में लिख दिए, क्योंकि संक्षिप्त में कह रहा है कि 2 पंक्तियों में लिखना, दो पंक्तियों में संक्षिप्त में विवरण लिखना है। तो क्या दिल्ली के बारे में लिख पाएगा कि दिल्ली में जो है, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ यह एक ऐतिहासिक नगर है। 1857 विद्रोह की क्रांति में यह एक प्रमुख केंद्र बना था और यहाँ का नेता का जो है, यहाँ का नेता मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को बनाया गया था, ठीक है ना। समझ जो हाँ बनाया गया था। यहाँ पर जो है कुतुब मीनार, लाल किला इत्यादि प्रमुख स्थल रहा है दिल्ली के, इसके बारे में लिख दीजिएगा। दूसरा बात आपको याद रखिएगा, फिर हम दूसरा याद रखिएगा लखनऊ। अगला क्या हो गया, लखनऊ। अब आपको हम बता दें, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया और झांसी हो गया। लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये सब जो है प्यारे बंधु उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखिएगा। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी भी कहते हैं शॉर्टकट में, क्या कहता है, यूपी। तो आपको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। तो आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ में। लखनऊ किसकी राजधानी है, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये बात याद होगा कि लखनऊ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी, जो 1857 के विद्रोह में यहाँ से बेगम हजरत महल लड़ा था। तो आपको 2 बात को याद रखिएगा, इस क्रांति में 2 ही महिलाएं सबसे अहम भूमिका निभाते, एक बेगम हजरत महल और दूसरा जो है लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल कहाँ से था, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से था और लक्ष्मीबाई झांसी से था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कहाँ से अपना योगदान निभा रहा था, तो 4 ऑप्शन इसी प्रकार से रहेगा। तो आप लखनऊ दीजिएगा, लखनऊ। क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ से वह कौन महिला थी जो 1857 की क्रांति में अपना एक अहम भूमिका निभाया था, तो बेगम हजरत महल आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ किसकी राजधानी है, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन उल्टा कैसे फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो लखनऊ आपको याद रखिएगा, लखनऊ। तो फिर आप इसके बारे में लिख पाइएगा कुछ लाइन, लखनऊ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो 1857 के क्रांति में वहाँ से बेगम हजरत महल, जो एक महिलाएं होकर विद्रोह का एक संघर्षपूर्ण प्रयास किया था, ठीक है ना। क्या प्यारे बंधुओं, इसके बारे में लिख पाइएगा लखनऊ से। अब चलिए ये भी, अब इसके बाद डायरेक्ट चलिए यहाँ पर कानपुर, किसके, तो कानपुर के बारे में। अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो है यह स्थल कपड़ा और चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन, कानपुर। ने कहता कान उखाड़ लेंगे, तो कान उखड़ेगा तो चमड़े न उखड़ेगा जी, तो चमड़ा याद देखिएगा, तो ठीक है ना। तो उस पर जब चमड़ा उखड़ जाएगा तो उस पर क्या से झाँपेंगे, कपड़ा से, ना तो कपड़ा। तो आपको याद रखिए कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का, कानपुर उत्तर प्रदेश का क्या है, चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि कानपुर उत्तर प्रदेश का किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर में दे देगा चमड़ा, बी नंबर में रहेगा कपड़ा और सी नंबर में रहेगा A-B-D, तो बी नंबर में A-B-C, सी नंबर में रहेगा A-B-D, तो क्या दीजिएगा, तो चमड़ा और कपड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए, और चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए कौन नगर 1857 की क्रांति के समय प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखिएगा कानपुर आपको याद रखिएगा। और यहाँ से जो नेतृत्व कर रहा था नाना साहब, क्वेश्चन पूछेगा कि नाना साहब कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। नाना साहब जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा कानपुर से कर रहा था। कहाँ से, कानपुर से। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि कानपुर से, कहाँ
कहाँ से, कानपुर से आपको याद रखिएगा। कौन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, तो नाना साहब आपको याद रखिएगा। अगला फिर पॉइंट आपको याद रखिएगा, झांसी के रानी। झांसी के रानी जो है उत्तर प्रदेश का यह स्थल है, ठीक है ना। झांसी जो है उत्तर प्रदेश का यह स्थल है, यह एक जगह है। झांसी जो है उत्तर प्रदेश का क्या एक जगह है, जो 1857 ईस्वी के 1857 आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था। 1857 ईस्वी के प्रमुख का एक क्या होता, 1857 ईस्वी के एक क्या कहा था, एक प्रमुख केंद्र बना था, ठीक है ना, प्रमुख केंद्र बना था। और यहाँ से जो है 1857 क्रांति के विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से अपना 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा झांसी से। झांसी कहाँ पर है, झांसी किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखिएगा झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा प्यारे बंधु कि कानपुर से 1857 विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा नाना साहब कर रहा था। कौन कर रहा था, तो नाना साहब कर रहा था। नाना साहब जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा कानपुर से कर रहा था। क्वेश्चन पूछ लेगा चमड़ा और कपड़ा उद्योग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़ा और कपड़ा उद्योग कानपुर के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ लेगा आरा। अब एक बात रहा आरा, तो आरा के बारे में आपको याद रखिएगा, आरा बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप है। आरा कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा आरा जो है बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप है। आरा कहाँ प्यारे बंधु, तो आरा जो है बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप बसा है, ठीक है ना। यहाँ से जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो राज्य में बिहार रहेगा तो राज्य में आप बिहार दीजिएगा, राज्य में बिहार रहेगा तो राज्य में बिहार दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में पूछेगा कि बिहार के कहाँ से था, तो जगदीशपुर से था। क्वेश्चन पूछेगा बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था, तो वीर कुंवर सिंह कर रहा था। क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, तो लखनऊ जो है आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। क्या प्यारे बंधु इस प्रकार से सभी के बारे में आप लिख पाइएगा। यदि लिख पाइएगा तो यस या नो लिखेगा और अपने टिप्पणी लिखना। आपका क्वेश्चन है कि अनुवर्णी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्यारे बंधु आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आप हमारे साथ धैर्य बनाए रखें। मैं आपको ट्रिक्स विधि से और आसान विधि से, ग्राफ विधि से मैं आपको इसके बारे में पूर्णतः समझाने के प्रयास करेंगे अपने स्तर से। प्यारे बंधु ये देखिए अलवर्णी जी का जो है एक इमेज को दिखाया गया है, जिन्हें सबसे पहले नमस्कार किया जाता है। आपको हम बता दो प्यारे बंधु अलवर्णी, सबसे पहले एक चीज़ को जानने से पहले एक चीज़ को आपको जानना जरूरी है। आपको इस चीज़ को जानने से पहले एक चीज़ को जानना जरूरी है। बात रहा प्यारे बंधु इतिहास का, बात रहा इतिहास का, तो इतिहास के 3 वर्गों में बांटा है। पहला हो गया प्यारे बंधु प्राचीन, क्या हो गया, तो पहला हो गया प्राचीन। दूसरा हो गया मध्य, क्या हो गया, दूसरा हो गया मध्य। और तीसरा हो गया आधुनिक, क्या हो गया, तो आधुनिक आपको याद रखिएगा आधुनिक। तीसरा क्या हो गया आधुनिक, दूसरा हो गया मध्य, और इधर सबसे पहला यहाँ से चलिए तो पहला हो गया प्राचीन। अब हम आपको बता दो प्यारे बंधु का आधुनिक युग का कौन, तो उज्बेकिस्तान प्यारे बंधु आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान एक देश है, जैसे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताइवान, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान, ये सब क्या प्यारे बंधु अपना अलग अलग एक देश है। तो आपको हम बता दें कि इस तरह से एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है, तो इसका नाम है प्यारे बंधु उज्बेकिस्तान आपको याद रखिएगा उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के अंदर है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा, इसके अंदर एक देश है, इसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है वो स्थान है, मतलब स्थान नामक, स्थान कहिए, स्थान है, स्थान नामक कहिए, नामक मतलब होता है प्यारे बंधु मतलब नाम, स्थान नाम का नामक जिसका नाम है, मतलब स्थान नामक नहीं याद रहेगा तो ये बात तो याद रहेगा ना कि उज्बेकिस्तान के अंदर है प्यारे बंधुओं, कौन है, तो ख्वारिज्म, क्या है, ख्वारिज्म, ये बात आपको याद रखा है ख्वारिज्म।
और ख्वारिज्म के अंदर, ख्वारिज्म का अंदर एक देश है प्यारे बंधुओं, एक स्थान है जिसका नाम है बेरू। क्या है? बेरू। क्या नाम है प्यारे बंधुओं? तो आपको याद रखिएगा बेरू। क्लियर? बेरू। तो आपको सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि अलुबर्नी का जन्म, अलुबर्नी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वाजिम नामक स्थान के, ख्वाजिम नामक स्थान के बेरू स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? बेरू स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? बेरू स्थान पर, बेरू स्थान पर जन्म हुआ था। क्या हुआ था प्यारे बंधुओं? तो आपको याद रखिएगा जन्म हुआ था। क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा 4 दिसंबर, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 973, आपको याद रखिएगा 973 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 973। तो पहला बात आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको प्यारे बंधुओं कि अलुबर्नी का जन्म आधुनिक किस देश में हुआ है? आधुनिक किस देश में हुआ? तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आधुनिक उज्बेकिस्तान के किस स्थान पर जो है अलुबर्नी का जन्म हुआ था? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, यदि ख्वारिज्म रहेगा तो ख्वारिज्म दीजिएगा, और बेरू रहेगा तो बेरू दीजिएगा। क्वेश्चन फिर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है प्यारे बंधु, ये 4 है प्यारे बंधु, 4 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलुबर्नी का जन्म कब हुआ था, ईस्वी में पूछ सकता है ऐसे भी। तो आपको याद रखिएगा 4 दिसंबर 973 को हुआ था। 4 दिसंबर 973 को हुआ था। लेकिन एक दुखद की बात यह है प्यारे बंधुओं, दुखद की बात क्या है तो आपको याद रखिएगा, इसका जो मृत्यु हुआ 70 वर्षों की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था में, कितने? 70 वर्षों के, दुखी को बात नहीं कहा जाए, उम्र हो ही चुका था 70 वर्ष की अवस्था में, फिर भी इतनी महान व्यक्ति की मृत्यु होगा, कितनी भी उम्र हो तो दुख तो होगा ही पैदा। तो आपको याद रखिएगा कि इनका मृत्यु जो है 70 वर्षों की अवस्था में 1048 ईस्वी हुआ। कब? तो 1048 ईस्वी हुआ। 1048 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। याद रखा, इसका जो मृत्यु हुआ था प्यारे बंधु 70 वर्ष की अवस्था में 1048 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1048 ईस्वी हुआ था। अब एक आपको बता दूं, अब यहाँ से एक बात और रहस्यमयपूर्ण बात है। क्या रहस्यमयपूर्ण बात है प्यारे बंधु? यह जो ख्वारिज्म है, यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। किसका? तो आपको याद रखिएगा शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, आपको याद रखिएगा यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। और शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण अलुबर्नी को अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त हुआ, और यह शिक्षा प्राप्त कर कई भाषाओं की क्या सीखा? तो कई भाषाओं के ज्ञान को अर्जन किया। कई भाषा को ज्ञान जानता था, वह ज्ञान था, कई भाषा का इसके पास ज्ञान था प्यारे बंधु, कई भाषा के इसके पास ज्ञान था। जैसा कि सबको पहले संस्कृत आपको याद रहता होगा, तो आपको याद रखिएगा संस्कृत के बाद आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु फारसी। क्या था? फारसी। और फारसी के बाद आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, फारसी के बाद आपको याद रखिएगा सीरियाई। क्या था? तो सीरियाई, आपको याद रखिएगा सीरियाई। और उसके बाद आपको यहाँ पर आदि कर दीजिएगा। अब यह जो है प्यारे बंधु, जब जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा कौन? महमूद गजनी। कौन? तो आपको एक बात को याद रखिएगा, जब महमूद गजनी, कौन? तो महमूद गजनी, आपको याद रखिएगा जब महमूद गजनी, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा महमूद, जब महमूद गजनी, कौन? तो महमूद गजनी, जब महमूद गजनी भारत पर क्या करने आ रहा था? तो भारत पर, किस पर? तो भारत पर जो है प्यारे बंधु क्या करने आ रहा था? तो आक्रमण करने आ रहा था।
आक्रमण करने आ रहा था। तो आप देखिए जब ये जो था अलुबर्नी जब छोटा थे, मतलब जब अध्ययन कर रहे थे, पठन पाठन कर रहे थे, तो इन्होंने भारत के बारे में कई अजीबोगरीब कहानी को सुना था। इनका कई जिज्ञासा था कि हम भारत दर्शन के लिए जाएंगे। तो जब वो महमूद गजनी जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो उन्हीं के साथ जो है अलुबर्नी भी भारत आए, उन्हीं के साथ अलुबर्नी भी भारत आए। और वह भारत आकर के यहाँ पर कितने वर्ष रहा, तो अलुबर्नी आपको याद रखिएगा, अलुबर्नी जो है भारत में 20 वर्षों तक रहा था। एक बात को ऐसे याद रखिएगा, अलुबर्नी जो है भारत में 20 पुस्तकें लिखा था। क्या लिखा था प्यारे बंधुओं, तो 20 पुस्तकें लिखा था। क्या लिखा था, तो 20 पुस्तकें, ठीक है ना, 20 पुस्तकें क्या लिखा था, तो अलुबर्नी जो है भारत में 20 पुस्तकें लिखा था। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलुबर्नी भारत में कितनी पुस्तकें लिखा था, तो आपको याद रखिएगा अलुबर्नी भारत में जो प्यारे बंधु 20 पुस्तकें लिखा था। कितना, तो 20 पुस्तकें लिखा था। इसमें इसका 2 पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, इसका 2 पुस्तक, ठीक है ना। ये कितने पुस्तक लिखा था, तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर है, देख लीजिएगा, यह जो है प्यारे बंधु 20 पुस्तकें लिखा था, 20 पुस्तकें, ठीक है। तो 20 पुस्तकें में पहला था प्यारे बंधु, उसका पहला था कि उल हिंद। क्या था, उल हिंद, पहला पुस्तक का नाम था उसका उल हिंद। क्या नाम था, उल हिंदी बोलिएगा, हिंदी, ठीक है ना, उल हिंदी यहाँ पर जैसा कि देखिए दिखाया गया है। और दूसरा पुस्तक था प्यारे बंधु तहकीक ए हिंद। क्या था दूसरा पुस्तक, तहकीक ए हिंद। ए हिंद आपको याद रखिएगा, ए हिंदी भी दे सकते हैं, ठीक है, ए हिंदी, तहकीक ए हिंदी। तो क्या प्यारे बंधु आपको आंसर याद हुआ, क्या प्यारे बंधु आपको आंसर याद हुआ, तो आंसर आप क्या लिखिएगा, मेरे बातों को समझिएगा, आंसर आपको क्या लिखिएगा, तहकीक ए हिंद। क्या आंसर आप लिख पाइएगा प्यारे बंधु, आंसर लिख पाइएगा, यस या नो बताइएगा। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको क्या करना है कि अलुबर्नी देखा हैपन दीजिएगा, बोलिएगा आधुनिक उज्बेकिस्तान देश से स्टार्ट कीजिएगा, आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान के बेरू नामक में इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ और यह 70 वर्ष के अवस्था में 1048 ईस्वी में इसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। ठीक है, इतना से बात लिखने के लिए बोलेगा। फिर बोलना है कि ख्वारिज्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ख्वारिज्म शिक्षा का क्या है, प्रमुख केंद्र है। ख्वारिज्म है शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, ख्वारिज्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जिसके वजह से इन्हें अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त हुआ था। जब ऊपर मृत्यु लिख दिएगा तो था में चलेगा, हुआ था। और जब महमूद गजनी भारत पर आक्रमण के लिए आए थे तो उन्हीं के साथ जो है उसी समय में महमूद गजनी भी भारत आए थे। महमूद गजनी भारत में लंबे समय बिताने के बाद यहाँ पर उन्होंने 20 पुस्तकें लिखा, जिनमें उनके 2 पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला है उल हिंद और दूसरा है तहकीक ए हिंद। क्या प्यारे बंधुओं आप इसके बारे में लिख पाइएगा। इतनी सी बात यदि आप लिख पाइएगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद अच्छा लगा हो तब सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद और अच्छा लगा हो तो अपने सबसे पहले नटखट प्यारे दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपने सर्च किया है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए और ये मोस्ट VVI माना जाए। प्यारे बंधु आप जुड़े हुए हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा। आपका क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। प्यारे बंधु आपको हम बता दें कि मान लिया जाए कोई जीवित जीव है और ये जीवित जो जीव है इसका नाम हम मान लीजिए A है। इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है। एक कार्बन क्या है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन क्या है 14 है। तो अब हम बता दूं कि जब ये जीवित है यानी कि जिंदा है तो इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन
14 है। लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद आपको याद रखिएगा कार्बन 12 जो होता है प्यारे बंधुओं यह स्थिर होता है। कार्बन 12 क्या होता है, यह स्थिर होता है, स्थिर होता है। क्लियर, यह जो है स्थिर होता है। कार्बन 12 क्या होता है प्यारे बंधुओं, तो कार्बन 12 जो होता है प्यारे बंधुओं आपको याद रखिएगा स्थिर होता है। और कार्बन 14 जो होता है प्यारे बंधुओं यह क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है। याद रखिएगा यह क्या होने लगता है, तो यह क्षय होने लगता है। कार्बन 14 क्या होने लगता है प्यारे बंधुओं, तो कार्बन 14 जो है क्षय होने लगता है। क्षय कहे तो नष्ट होने लगता है, मतलब समाप्त। इसको हम समाप्त भी कह सकते हैं, समाप्त होने लगता है। जब से वह मृत्यु हुआ तब से कार्बन 14 जो धीरे धीरे घटते चले जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटते चल जाता है। और कार्बन 12 जो है स्थिर होता है, कार्बन 14 धीरे धीरे क्या होता है, घटते चल जाता है। क्लियर यहाँ तक। आप एक बात क्या याद रखिएगा, एक बात को यहाँ से ध्यान में जरूर रखिएगा आप सभी प्यारे बंधुओं, कि जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितना कम वह उतना पुराना, वह उतना क्या होगा, उतना पुराना होगा। क्या होगा, वह उतना पुराना होगा। मतलब कार्बन 14 की मात्रा जिसमें जितना कम होगा वह वस्तु उतना ही पुराना होगा। और कार्बन 12 की मात्रा जिसमें जितना अधिक, कार्बन 14 की मात्रा जिसमें जितना अधिक होगा वह उतना ही क्या होगा, पुराना होगा, वह उतना ही क्या होगा, पुराना होगा। अब मान लिया जाए कि यही व्यक्ति का अर्ध आयु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यही व्यक्ति को हमको निकालना है प्यारे बंधुओं, यही व्यक्ति को हमको अर्ध आयु काल निकालना है, आधी निकालना है, मतलब अर्ध आयु निकालना है इसका। तो इसको अर्ध आयु निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे 5568 में 5568 में प्लस माइनस हम 90 करते हैं। तो आपको याद रखिएगा अर्ध आयु काल निकालने के लिए 5568 में प्लस माइनस 90 करते हैं। 5568 में क्या करते हैं, प्लस माइनस 90 करते हैं। प्लस माइनस क्या करते हैं, 90। तो इससे क्या निकलता है, अर्ध आयु काल निकलता है। क्या निकलता है, इससे अर्ध आयु काल निकलता है। क्लियर। तो आपको परिभाषा कैसे लिखना है, आपको परिभाषा कैसे लिखना प्यारे बंधुओं, आपको परिभाषा लिखना है कि कार्बन 14 विधि का हाइफन दीजिएगा। बोलेगा तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक। आप देखिए ये वैज्ञानिक, ये जो है कर रहा है, ये जो कौन निकाल रहा है, तो वैज्ञानिक विधि से निकाल रहा है ना। तो आपको बोलेगा तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है ना। जब कोई जीव जीवित होता है, जब कोई जीव जीवित होता है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब वह जीव मृत अवस्था में हो जाता है तो उसमें कार्बन 12, मृत अवस्था में कार्बन 12 स्थिर होता है, जबकि कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय मतलब नष्ट अर्थात समाप्त होने लगता है। जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होती है वह वस्तु उतना ही पुराना होती है या पुरानी होती है। जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितना अधिक होता है वह वस्तु उतना नए होते हैं या आसपास हाल फिलहाल के होते हैं। इसकी अर्ध आयु काल निकालने के लिए 5568 प्लस माइनस करते हैं। क्या प्यारे बंधुओं आपको समझ में आया हमारी बात को? यदि आपको समझ में आ गया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन चैनल जब भी आएंगे तो आपके पास कुछ न कुछ ज्ञान देकर ही जाएंगे। और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, जो आपको सबसे नटखट और प्यारा दोस्त हो उसी का पास शेयर कीजिएगा, बाकी मीडियम को पास नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सर्च क्या है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। प्यारे बंधु आपको हम बता दें कि आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आपको हम ट्रिक्स विधि से बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है आपका प्यारे बंधुओं, याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का संविधान
26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्वेश्चन आपका प्यारे बंधुओं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? सबसे पहले आपको 2 से 3 चीज़ को आपको याद रखना प्यारे बंधुओं। 3 चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान में याद रखना है कि 15 अगस्त को हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, दिवस में, ठीक है ना, दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते हैं, रूप में मनाते हैं। आपको ये बात याद रखिएगा, 15 अगस्त को हम लोग जो है 15 अगस्त को हम लोग प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि कई लंबी संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे भारतीय कई जवानों को शहीद होने के बाद, कई लंबी संघर्ष होने के बाद, ठीक है ना, आपको याद रखिएगा, कई लंबी संघर्ष होने के बाद जो प्यारे बंधुओं हमें जाकर स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। किसे? तो ब्रिटिश से। किसे? ब्रिटिश से। कब? तो आपको याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को हमें क्या हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था। अगले बात क्या आपको याद रखिएगा, 26 जनवरी आपको याद रखिएगा, जनवरी क्या रखिएगा, याद रखिएगा फिर बंधु, 26 जनवरी आपको याद रखिएगा, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़? तो गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र कहिए, ठीक है ना, गणतंत्र बोलिए या गणतंत्रता बोलिए, ठीक है ना। तो गणतंत्रता दिवस या गणतंत्र के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना, के रूप में क्या है? गणतंत्र दिवस या गणतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। देखिए क्या लिख दिए, एक मिनट, मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को, क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं। तो 2 चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस कहते हैं और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 का हमें क्या हुआ था? आज़ादी प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? तो आज़ादी प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, आज़ादी प्राप्त हुआ था। आज़ादी प्राप्त हुआ था। आपको याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 का हमें क्या हुआ था? आज़ादी प्राप्त हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमें जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार, समान रूप से जीने का अधिकार, चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सब चीज़ समान रूप से मिला था, ठीक है ना। तो यह दिन एक बहुत क्या कहा जाए कि एक यादगार दिन था। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सभी गण मतलब लोगों पर क्या कहता है, यह क्या कहा जाए, आज़ाद प्राप्त किया गया था, ठीक है ना। और 15 अगस्त को हम लोग ब्रिटिश से आज़ाद प्राप्त किए थे, ठीक है, ब्रिटिश से आज़ादी प्राप्त किए थे, ठीक है। अब एक बात क्या याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। क्या करते हैं? तो गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती को मनाते हैं, ठीक है ना, को मनाते हैं। अब आपको ये पूछिएगा कि सर इसका क्या संबंध रहा इससे, तो हम ये चीज़ को इसलिए लिखा क्योंकि ये तीनों जो है प्यारे बंधुओं राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है ना, राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है,
ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पर्व है, आपको याद रखेंगे ये तीनों क्या है, तो राष्ट्रीय पर्व है। आपको याद रखेंगे 3 को जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग जानते हैं। किसको, तो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में जानते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद एक चीज़ को यहाँ से याद चलिए, आप अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये चीज़ का आपको जानना बहुत ज़रूरी था, तभी आप यहाँ समझिएगा। आप देखिए कि 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन किसके, तो आपको याद रखिएगा लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, या तक कांग्रेस अधिवेशन आपको याद रहेगा। कांग्रेस क्या चीज़, तो कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय 1929 को लाहौर में, कहाँ पर, तो लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में, किसमें, तो कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखा। कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना। तो आपको हम बता दूं कौन, तो नेहरू यानी गांधी, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू कहे तो जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू आपको याद रखिएगा, नेहरू जी। अब हमारी बातों को समझिए। 1929 ईस्वी में लाहौर में एक अधिवेशन चल रहा था। 1929 ईस्वी लाहौर में क्या चल रहा था, अधिवेशन चल रहा था। उसी बीच में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कुछ प्रस्ताव को रखा। प्रस्ताव मतलब अपनी बातों को रखा कि हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और 1929 ईस्वी में ही, ठीक है ना, नेहरू ने रावी नदी के तट पर, कौन, तो रावी नदी आपको याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर, रावी नदी आपको याद रखिएगा, रावी नदी के तट मतलब होता है तट पर, तट मतलब किनारा। रावी नदी के तट पर क्या किया, पहली बार जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा, पहली बार, ठीक है ना, भारतीय तिरंगा फहराया। एक बात आपको याद रखिएगा, भारतीय तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराया, होगा प्यारे बंधु, फहराया। अब हमारे बातों को समझे। पहली बार ऐसा इतिहास हुआ, पहली बार ब्रिटिश शासन काल में पहली बार ऐसा इतिहास हुआ कि ब्रिटिश शासक के झंडा को उतारा गया और फिर भारतीय तिरंगा को ऊपर लहराया गया, पहली बार। अब यह एक बहुत ही क्या कहा जाए, एक खुशी का दिन है कि इतना बड़ा साहस को पुराना, वो भी उस तरह के, सोचे कि कितना घमासान, क्या कहा जाए, घमासान जंजीरों में बने हुए थे हमारा भारत, क्या कहा जाए, एक कड़ी जंजीरों में हम बने हुए थे हमारा भारत के लोग, और भारत का संविधान, भारत का सभी चीज़, ठीक है ना। यानी कि किसी तिनके भर भी यहाँ के लोगों को कोई प्रकार चीज़ का अधिकार नहीं था। और उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है अपनी तिरंगा को क्या फहराया और ब्रिटिश शासन के झंडा को नीचा उतारा गया। यह एक बहुत खुशीपूर्वक की बात था। तो आपको याद रखिएगा कब, तो पहली बार कब आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, तो पहली बार आपको याद रखिएगा 1929 में लाहौर में, कहाँ पर, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया गया, ठीक है ना। और मांग रखा वहाँ पर किस नदी के किनारे, तो आपको याद रखिएगा रावी नदी के तट पर, और मांग रखा था पूर्ण स्वतंत्रता की, ठीक है ना। क्या कहा था कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, क्या कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम सभी तरह से हम अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, आपके बंदी में हम नहीं रहेंगे। अब इस खुशी के मारे, मेरी बात को समझिए, इस खुशी के मारे जो है 1930 ईस्वी में यानी क्या कहा जाए कि 26 जनवरी के दिन हुआ था। और ऐसा कब हुआ था, तो आपको याद रखिएगा 26 जनवरी के दिन,
26 जनवरी, यहाँ पर भी प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा 26 जनवरी है, 26 जनवरी, 26 जनवरी। और 26 जनवरी को मेरे बात को याद रखिएगा कि ईस्वी भले ही बदलता हो लेकिन तारीख और माह नहीं बदलती है, ठीक है ना। मतलब वो फिर जैसे कि ऐसा थोड़ा है कि 2024 में जनवरी फरवरी है तो 2024 में जनवरी फरवरी, 2025 में आम इमली हो जाएगा, फिर जनवरी फरवरी से स्टार्ट होगा। तो आपको याद रखिएगा 26 जनवरी एक क्या कहा जाए, यहाँ पर ही हम लोग को क्या हुआ था, एक साहस जुटा था, ठीक है ना। 26 जनवरी को हमको साहस जुटा था कांग्रेस के क्या कहा जाए इसको, ब्रिटिश झंडा को नीचा उतारने को और अपने झंडा को फहराने को, और अब जोर आवाज़ से कहने का अपने अधिकार को कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। यह एक खुशी का दिन था, इसलिए बोला कि 26 जनवरी को, ठीक है ना, 26 जनवरी को। तो अगले वर्ष क्या हुआ, बोला कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानेंगे। 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानेंगे, या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानेंगे, दिवस, ठीक है ना, दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है ना। बोला कि 26 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप सोचे कि 26 जनवरी 1929 को तो फहरा ही चुका था, तो अगले वर्ष से ना हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अगला वर्ष क्या हो जाएगा, तो अगले वर्ष हो जाएगा 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1930 क्या हो जाएगा, तो 1930 हो गया प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा। अब एक बात को हम बता दूं 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, एक मिनट, हेलो नहीं है, हाले बात कराए ले जो मोबाइल, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो अगले वर्ष क्या होगा, 1930 हो गया। अब एक बात को बता दूं कि हमें जो आज़ादी मिला 15 अगस्त, कब, तो 15 अगस्त 1947 को, 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या हुआ, आज़ादी प्राप्त हुआ, क्या हुआ, आज़ादी प्राप्त हुआ। 15 अगस्त 1947 का हमें क्या हुआ, आज़ादी प्राप्त हुआ। अब आज़ादी प्राप्त होने के बाद, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त होने के बाद, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त होने के बाद, ठीक है ना, आज़ादी प्राप्त होने के बाद प्रवर समिति के रूप में, किसको, तो प्रवर, आपको याद रखिएगा प्रवर समिति के रूप में, किसको, तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, तो प्रवर समिति के रूप में किसको, तो आपको प्रवर समिति के रूप में अध्यक्ष प्रवृत्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना। तो ये बात को याद रखिएगा, प्रवर समिति के रूप में किसको, तो आपको याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना, किसको, तो प्रवर समिति पूछे तो आपको याद रखिएगा प्रवर समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, तो प्रवर समिति कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना, प्रवर समिति में कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रवर समिति के रूप में चुना गया, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। क्या बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या बना प्यारे बंधुओं, तो इसका अध्यक्ष बना। आप देखिए यहाँ पर हमारी बातों को समझ लीजिए, 1947 को जाकर, ठीक है ना, क्या करा है कि 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ कर दिया गया संविधान सभा का, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 से जो है 9 दिसंबर 1946 से संविधान को लिखना प्रारंभ किया, ठीक है ना। और इसको लेखन शैली में कितना लग गया, भारतीय संविधान को लिखने में कितने समय लग गया, तो आपको याद रखिएगा जो प्रवर समिति के रूप में क्या कहा जाए, भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। और जब लिखने लगा तो इसको समय लगा संविधान को लेखन में, संविधान लेखन में 2 वर्ष क्या लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है ना। तो क्या लगा, 18 दिन का समय लगा। कितना लगा, तो 18 दिनों का समय लगा। क्लियर, 18 दिन का समय लगा। और यह जो है संविधान तैयार कब हुआ, तो तैयार की बात किया जाए प्यारे बंधुओं, तो तैयार जो आपको याद रखिएगा, तैयार जो हुआ, ठीक है ना, तो तैयार जो ये हुआ प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को, 26 नवंबर आपको याद रखिएगा, नवंबर को 26 नवंबर 1949 को जो है 1949 को यह जो है तैयार हुआ। ठीक है ना, तैयार हुआ थी, इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में, अब संविधान दिवस कह दे तो 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। या तो सिर्फ पूछ लेगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को बोलिएगा, 26 नवंबर को। अब फिर क्या हुआ कि मतलब तो उसको तो पहले ही सोच लक्ष्य बनाया था कि 26 जनवरी को हम लोग यादगार बनाएंगे, 26 जनवरी को यादगार बनाएंगे। तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए क्या किया कि 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए क्या किया कि भारतीय संविधान को बोला कि हम 26 जनवरी को हम लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 हो गया अगले वर्ष, क्योंकि 49 में तो तैयार ही हुआ बनकर, तो अगले वर्ष क्या हो गया 50, तो इसलिए 1950 को लागू किया गया ताकि लोग इसको भूल ना सके। ठीक है ना, गाना सुने, तुम्हें भूल ना तो पाए। ठीक है, तो वही बात है प्यारे बंधु कि आप भारतीय संविधान को लोग भूल नहीं पाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को 1950 को क्या कर दिया गया प्यारे बंधु, लागू कर दिया गया। तो आपको आंसर क्या लिखना है, भारतीय संविधान 1950 लिख करके हाइफन दीजिएगा, बोलिएगा भारतीय संविधान 1950 को लागू इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखा गया और रावी नदी के तट पर पहली बार ब्रिटिश झंडा को उतारा गया और भारतीय झंडा को फहराया गया। ठीक है ना, जो एक भारतीय लोगों के लिए एक गर्वपूर्ण की बात था। अब यह क्या हुआ कि यह गर्वपूर्ण को प्रतिवर्ष हम लोग इसी तरह क्या कहा जाए हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो क्या किया गया कि 1930 को जो है प्रतिवर्ष क्या बोला कि 26 जनवरी को हम लोग 1930 को लागू कर दिया गया, 26 जनवरी को एक दिवस के रूप में, तो एक दिवस के रूप में इसको लागू कर दिया गया। अब क्या हुआ कि लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुआ। भारत को क्या हुआ, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुआ, यानी ब्रिटिश को हराया गया और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। अब क्या होता है कि किसी चीज़ों को चलाने के लिए किसी कानून प्रावधान का होना अति आवश्यक होता है, तो अति आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखिएगा कि इसके लेकर के जो प्यारे बंधुओं 114 दिनों तक क्या हुआ, बैठक हुआ, 114 दिनों तक बैठक हुआ। और बैठक जो हुआ किसके लेकर के, तो भारतीय संविधान के लेकर के बैठक हुआ। और भारतीय संविधान को लेखन से जो स्टार्ट किया गया प्यारे बंधुओं 9 दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 को नहीं, भारतीय संविधान को लेखन स्टार्ट किया गया। और जिससे परवर समिति के रूप में अम्बेडकर को चुना गया, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। और अध्यक्षता के रूप में इसका जो अध्यक्ष के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया, जिसमें जो है 22 समितियाँ बनाया गया। और इस प्रकार के संविधान को लेखन में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, और क्या है कि यह जो है संविधान बनकर जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इसलिए जो है हम लोग 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान दिवस कहे तो संविधान दिवस कहेगा तो प्यारे बंधु आप कहेगा 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। ठीक है, और गणतंत्रता दिवस कहे तो गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कहे तो 15 अगस्त को मनाते हैं। और क्या हुआ कि जब 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ, 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ, तो अगले वर्ष क्या कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया कि यह 26 जनवरी लोग याद रखे, 26 जनवरी को याद रखे, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है ना, इसी वजह था 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करना। तो क्या प्यारे बंधुओं आप लिख पाइएगा
एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यहाँ